नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से श्रेयस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए AWES TGT हिंदी का सेक्शन सी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी डिमांड थी कि भाई TGT हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आइए, तो हम ले आए हैं TGT हिंदी के जो सेक्शन सी के जो आपके सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले आए हैं सेक्शन सी के लिए विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो समय को गवाए बिना हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि आपकी प्रीवियस ईयर में आ चुका है TGT हिंदी में दोस्तों AWES की। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देख लेते हैं क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं भाई। जिसमें एक पद विशेषण और एक पद विशेष होता है उस समास प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो समास के बारे में क्वेश्चन है, तो समास के बारे में जब क्वेश्चन है तो हम समास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक्चुअली में समास होता क्या है। तो समास एक्चुअली में जो होता है वो होता है एक संक्षिप्तीकरण। किसी भी चीज़ को संक्षिप्त में लिखना ही एक समास कहलाता है। मतलब दो या दो से अधिक शब्दों को के मेल से जो बना होता है शब्द, उसको संक्षिप्त में लिखना ही, या आप कह लो समास का अर्थ ही होता है संक्षिप्तीकरण। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण, या किसी भी संक्षिप्त में किसी भी चीज़ को, किसी भी वाक्य को संक्षिप्त में लिखना ही समास का मतलब होता है। और समास जो होता है वो लगभग 6 प्रकार का होता है। मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये 6 प्रकारों में कौन कौन से आ जाते हैं? हमारा अव्ययी भाव आ जाता है, तत्पुरुष आ जाता है, कर्मधारय आ जाता है, द्वंद्व आ जाता है, द्विगु आ जाता है, और हमारा बहुब्रीहि आ जाता है। तो इनके बारे में भी हम जानेंगे अभी डिटेल में। तो फिलहाल तो जो अव्ययी होता है, वो जो अव्ययी भाव समास होता है उसमें क्या होता है भी, इसमें पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कोई समास है नीलकंठ। नीलकंठ है तो इसमें जो पहला वाला नील है इसे हम कहते हैं पूर्व पद, और आखिरी वाला जो है उसे हम कहते हैं उत्तर पद। उसे हम क्या कहते हैं? उत्तर पद। ये बात तो आप सबको पता ही होगी। इसके बाद अगर हम बात करें अव्ययी भाव समास की, किसकी भाई? अव्ययी भाव समास की। तो अव्ययी भाव समास जो होता है इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। इसके साथ ही इसका जो पूर्व पद होगा कोई ना कोई अव्यय होगा। इसका जो पूर्व पद होगा वो क्या होगा? कोई ना कोई अव्यय होगा। जैसे अनु है, आ है, प्रति है, भर है, यथा है, यावत है, हर है। ये कोई ना कोई आपका क्या होगा? अव्ययी होगा, पूर्व पद अव्ययी भाव का। इसके साथ ही तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष समास में जो होता है इसमें क्या होता है भी? इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है? बाद वाला पद प्रधान होता है। अब तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। साथ ही इसमें कारक चिन्ह क्या होता है? कारक चिन्ह का लुप्त कारक चिन्ह जो होता है वो लुप्त होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, राजकुमार में जो है आपका तत्पुरुष समास होता है, तो राजा का कुमार, इस टाइप से। इसके अलावा कर्मधारय की बात करें, अगर हम कर्मधारय समास की बात करें तो कर्मधारय समास क्या होता है भी? कर्मधारय समास जो होता है इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास जो होता है इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। साथ ही मैं आपको बता दूं, इसके जो पूर्व पद होते हैं और जो उत्तर पद होते हैं इसमें उपमान उपमेय या विशेषण विशेष का संबंध होता है। क्या होता है? उपमान उपमेय या विशेषण विशेष का संबंध होता है। मतलब एक उपमेय होगा, एक उपमान होगा, या आप ये कह लें एक विशेषण होगा और एक विशेष होगा। एक विशेषण होगा और दूसरा क्या होगा? एक पद विशेष होगा और दूसरा विशेषण होगा। तो ये कौन सा होता है? हमारा कर्मधारय। तो आप समझ ही गए होंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। इसके अलावा द्वंद्व समास की बात करें तो द्वंद्व समास में क्या होता है दोस्तों? इसमें दो शब्दों के बीच और, अथवा, या इस टाइप से शब्द आ जाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। इसके अलावा द्विगु समास जो होता है इसमें पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है, और बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा लिख के भी लाया हूँ आपके लिए, आप चाहें तो देख सकते हैं। जो समास का अर्थ मैंने क्या बताया भी? समास का जो अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण होता है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक सार्थक शब्द को समास कहते हैं। और अव्ययी भाव समास के बारे में मैंने बताया, पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। जैसे आजीवन मैंने कहा, आ है, यथा है, भर है, हर है। तो ये हमारे क्या होते हैं? सब हमारे अव्यय होते हैं। अव्यय लगने से क्या हो जाता है? अव्ययी भाव समास बन जाता है। भरपेट, हर रोज और हाथों हाथ, रातों रात, इस तरह के जो शब्द आते हैं ये भी हमारे क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास में ही आ जाते हैं। हाथों हाथ, रातों रात,
ठीक है, दिनों दिन ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, अव्ययीभाव समास में आ जाते हैं। इसके अलावा तत्पुरुष समास की अगर हम बात कर लें तो तत्पुरुष समास में मैंने आपको बताया उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें कारक चिन्ह का क्या होता है, लोप होता है, कारक चिन्ह लुप्त होता है। जैसे बस चालक, बस को चलाने वाला, रेखांकित, रेखा से रेखा के लिए अंकित, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, आत्मविश्वास, आत्मा का विश्वास, ये हमारे क्या हैं, कारक चिन्ह इसमें लुप्त हैं, तो ये हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। इसके साथ ही द्विगु समास की अगर हम बात करें तो इसमें हमने बताया था पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। जैसे नवग्रह 9 आ गया, चौमासा 4 आ गया, जिसमें क्या होता है, पूर्व पद संख्यावाचक होता है। इसके अलावा द्वंद्व समास की बात करें तो दोनों पद क्या होते हैं, इसमें दोनों सब पद प्रधान होते हैं और इसमें अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो बीच में हमारा और आएगा, अथवा आ सकता है, या आ सकता है, ये शब्द आ जाते हैं, तो हमारा क्या होता है, भी द्वंद्व समास होता है ऐसी जगह पे। जैसे पाप पुण्य, हम इसका अगर विग्रह करें तो पाप और पुण्य, अन्न जल, अन्न और जल, या आप ये भी कह सकते हैं अगर दो शब्द लिखे हैं और वो एक दूसरे के अपोजिट लिखे हैं और बीच में आपका चिन्ह लगा है तो ये क्या हो जाते हैं भाई, हमारे द्वंद्व समास हो जाता है, वो हमारा क्या हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है। इसके अलावा हम कर्मधारय समास के बारे में बता ही चुके हैं कि भाई इसमें जो होता है उत्तर पद प्रधान होता है और साथ ही इसमें पूर्व पद और उत्तर पद के बीच विशेषण और विशेष का संबंध होता है, एक विशेषण होता है, एक विशेष होता है, या इसकी जगह उप में उपमान भी लिखा होता है, तब भी हमारा क्रमधारय हो जाता है। और बहुब्रीहि में हमने क्या बताया भी, इसमें एक तीसरा पद प्रधान होता है, ना तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें एक तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ, पीताम्बर, जिससे मतलब किसी का नाम अगर दिया है तो वो ज़्यादातर क्या होता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारा बहुब्रीहि समास हो जाता है। आप कह सकते हैं जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान ना हो और दोनों मिलकर तीसरे की तरफ अगर इशारा करें, जैसे दशानन हो गया, जैसे क्या हो गया, दशानन मतलब 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण की बात की गई है, रावण को ही तो दशानन कहते हैं। तो मैंने बताया अगर किसी का नाम दिया तो वहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा बहुब्रीहि समास हो जाता है। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगती होगी। मैं जो एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ वो भी आपको अच्छा लगता होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि शेयर करने से हमारी नॉलेज बढ़ती है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए और अपनी परीक्षा की तैयारी को थोड़ा आसान बनाने के लिए। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से जो सही शब्द है, शुद्ध शब्द है, वो हमें बताना है। आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद क्या होगा, तो आपको पता है, सबको पता होगा कि आशीर्वाद जो लिखा जाता है वो किस प्रकार लिखा जाता है, कुछ इस तरह से लिखा जाता है, आशीर्वाद, आशीर्वाद हमारा हो जाता है आशीर्वाद। तो ऐसा हमारे कौन से ऑप्शन में दिया है भाई, ये दिया है हमारे ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने, देख लेते हैं क्या कह रहा है अभी। क्वेश्चन नंबर, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो मतलब एक अगर कोई शब्द है, जैसे अगर एक दिन लिखा है तो इसका विलोम क्या होगा भाई, अगर एक शब्द क्या लिखा है भाई, दिन लिखा है, अगर एक शब्द दिन लिखा है तो दूसरा इसका विलोम क्या होगा, रात होगा। तो इस टाइप से अगर लिखें, एक शब्द का दूसरा जो है विलोम है, इस टाइप से अगर लिखें तो वही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दैहिक का ऐहिक विलोम नहीं होता है। अत्यल्प का अत्यधिक बिल्कुल होता है। अत्यल्प मतलब अति अल्प, मतलब बहुत थोड़ी चीज़, कोई भी चीज़ बहुत कम, और अत्यधिक मतलब बहुत अधिक। तो ये तो हमारा हो जाएगा भाई, ये तो हमारा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यही हमारा आंसर हो सकता है, कहीं ना कहीं यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी शिष्टाचार का उदारता नहीं होता है, अधुनातन का अर्वाचीन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देख लेते भाई क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये हमें पढ़ के पता चल जाएगा। पढ़ के देख लेते हैं। नदी की इस ओर पनघट है, भाई ये तो कहना गलत बात है। नदी के होता तब तो सही हो जाता, नदी के होता तब तो सही हो जाता, लेकिन की है, इसकी वजह से थोड़ा गलत लग रहा है। नदी पर इस ओर पनघट है, नदी पर, तो नदी के इस ओर पनघट होना चाहिए, ये भी गलत हो जाता है। नदी किनारे इस ओर, जब किनारे लगा दिए तो इसकी ज़रूरत ही नहीं, इस ओर की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए,
तो ये भी हमारा सही नहीं लग रहा है। नदी के इस ओर पनघट है, ये बिल्कुल सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको थोड़ा सा छोटा भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, जैसे कि हमें सारे के सारे ऑप्शन दिख जाए और पूरा क्वेश्चन हमें दिख जाए, इसलिए थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। तो हमने कर लिया, अब हमें सारे ऑप्शंस भी दिख रहे हैं और क्वेश्चन भी दिख रहा है। तो निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए और फिर ये जो शब्द दिए गए हैं इनको देखना है। उसके बाद किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। तो 2 3 4 होगा, या 3 4 होगा, या 1 2 4 होगा, या फिर हमारा 2 और 3 होगा, ये हमें बताना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं भाई, अरविंद, अरविंद तो भाई ऐसे ही लिखा जाता है, अरविंद ऐसे ही लिखा जाता है ना, बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी भाई, पीयूष, पीयूष भी ऐसे लिखा जाता है, लेकिन कवित्री आपने ऐसा लिखा नहीं देखा होगा। कवित्री कैसे लिखा जाता है भाई, कवित्री इस टाइप से लिखा जाता है, कवित्री इस टाइप से लिखा जाता है। तो ये तो आपका कवित्री गलत हो जाता है। शार्दुल बिल्कुल ठीक है, शार्दुल क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो 1 2 4 कौन से ऑप्शन में दिया है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने, देख लेते हैं भाई क्या कह रहा है। हिंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ साकेत के रचनाकार कौन है। तो हिंदी का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है साकेत, इसके रचनाकार कौन है। ये तो इसका तो आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। इसके अलावा मैथिली शरण की गुप्त की जो और रचना है उनके बारे में भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि इस बार साकेत आई है, तो हो सकता है आपकी जो आपका कल और परसों जो एग्जाम होने वाला है उसमें कोई दूसरी पूछ ले। तो इनकी कौन कौन सी है भाई, जय भारत, जय भारत भी इंपॉर्टेंट है, तो जय भारत पूछ सकता है। तो जय भारत किसकी है भी, मैथिली शरण गुप्त की है। इसके अलावा द्वापर, द्वापर भी किसकी है भाई, द्वापर भी इनकी मैथिली शरण गुप्त की है। इसके अलावा इसका आंसर तो हो गया साकेत मैथिली शरण गुप्त की है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। लेकिन इसके अलावा जो अयोध्या प्रसाद सिंह अरियौध हैं, इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं दोस्तों वो कौन कौन सी हो जाती हैं, वो हो जाती हैं, एक प्रिय प्रवास है, क्या भी, प्रिय प्रवास है। इसके अलावा पारिजात है, क्या भी, पारिजात है। पारिजात किसकी रचना है भी, हरिऔध जी की है, अयोध्या प्रसाद हरिऔध जी की है। इसके अलावा प्रेम प्रपंच है, क्या भाई, प्रेम प्रपंच किसकी है, हरिऔध जी की है। प्रेम प्रपंच किसकी है भी, हरिऔध जी की रचना है प्रेम प्रपंच। इसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जान लें तो सत्यवादी हरिश्चंद्र किसकी है भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। इसके अलावा वर्षा विनोद, वर्षा विनोद किसकी है भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है वर्षा विनोद। इसके अलावा प्रेम तरंग, प्रेम तरंग भी किसकी है भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है प्रेम तरंग। इसके अलावा भक्तमाल है, भारत दुर्दशा भी किसकी है भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। और सत्यवादी हरिश्चंद्र हमने बता ही दिया, प्रेम फुलवारी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। और इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर डी में हमारे दिए गए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तो इनके बारे में जान लेते हैं। सच है, तो इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं भी, सच है, एक सच है रचना किसकी है भी, निराला जी की है, सच है। और सरोज स्मृति, क्या है भी, सरोज स्मृति भी किसकी रचना है भी, हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता किसकी रचना है भी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। बाकी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा, मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने भाई, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा जिससे कि हमें पूरा क्वेश्चन अच्छे से दिख जाए। ठीक है दोस्तों, तो हमने कर लिया, देख लेते हैं। निम्नलिखित में संज्ञा उपवाक्य कौन सा है, संज्ञा उपवाक्य कौन सा है ये हमसे पूछा गया है। जैसे ही वह स्टेशन पहुंचा गाड़ी चल दी, ये नहीं होगा भाई। राम बीमार है और वह अस्पताल में भर्ती है, ये भी नहीं होगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु सफल ना हो सका, परंतु सफल ना हो सका, तो इसमें भी परंतु सफल ना हो सका, इसमें संज्ञा का उपवाक्य तो नहीं है। अध्यापक ने बताया कि पृथ्वी गोल है, कि पृथ्वी कैसी है भाई, गोल है, कि पृथ्वी गोल है, ये हो जाता है संज्ञा उपवाक्य। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो कौन सा हो गया भी ऑप्शन नंबर डी, जैसा कि मैंने लिख के भी रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने, देख लेते हैं क्या कह रहा है। किस समूह में सभी तत्सम शब्द हैं? तो किसमें भाई तत्सम शब्द हैं सभी, जो कि अभी आपको आंसर देख ही गया था, तो आप डायरेक्ट लगा ही लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हस्ती, कर्ण, नासिका, मुख, प्रदक्षिणा, ये हमारे क्या हो जाते हैं, सारे के सारे तत्सम शब्द होते हैं। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं दोस्तों? तत्सम शब्द के बारे में आपको पता ही है, जो संस्कृत के समान होते हैं, सा से संस्कृत के समान, सा से संस्कृत के समान, और तद्भव, तद्भव जो होते हैं, जो संस्कृत से हिंदी का रूप ले लेते हैं, बदल जाते हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं, तद्भव हो जाते हैं। और तत्सम जो संस्कृत में, जैसे संस्कृत में लिखे जाते हैं और वैसे ही हिंदी में लिखे जाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। तो तत्सम हमारे हस्ती, कर्ण, नासिका, मुख, प्रदक्षिणा, ये हमारे क्या हो जाते हैं, तत्सम हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने, देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो इसमें उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये हमसे पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब अलंकार की बात की गई है, तो अलंकार के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो अलंकार होता है वो दो प्रकार का होता है। मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक हमारा कौन सा हो जाता है भाई, शब्द अलंकार। एक हमारा क्या हो जाता है, शब्द अलंकार, और दूसरा क्या हो जाता है, अर्थ अलंकार। दूसरा हमारा क्या हो जाता है, अर्थ अलंकार। लेकिन अगर बात की जाए शब्दा की और अर्था की, तो शब्द अलंकार के भी कई प्रकार होते हैं। इस शब्द अलंकार के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो शब्द अलंकार में भाई आपका क्या आ जाता है, यमक अलंकार आ जाता है, श्लेष आ जाता है, और आपका वक्रौंती आ जाता है, अनुप्रास आ जाता है। ये सब हमारे क्या है, शब्द अलंकार के प्रकार हैं। जैसे कि श्लेष है, श्लेष हमारा शब्द अलंकार का प्रकार है। तो श्लेष की हम पहचान कैसे करेंगे, तो श्लेष की पहचान करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, जब कोई एक मतलब जो है हमारा शब्द आता है, जो कोई शब्द होता है हमारी पंक्ति में, तो एक शब्द दिया होता है लेकिन उसके अर्थ कई निकलते हैं। अर्थ कितने होते हैं, कई होते हैं। तो एक शब्द होता है लेकिन उसके अर्थ क्या होते हैं, अनेक होते हैं। उसके अर्थ क्या होते हैं, अनेक होते हैं। तो वहाँ पर हमारा श्लेष अलंकार हो जाता है। इसके अलावा अगर अनुप्रास अलंकार की बात की जाए, जो कि शब्द अलंकार का प्रकार होता है, तो इसमें क्या होता है, कोई एक व्यंजन वर्ण होता है। उसमें क्या होता है, कोई एक व्यंजन वर्ण होता है, उसकी बार बार आवृत्ति होती है। उसकी क्या होती है, बार बार आवृत्ति होती है। तो वो हमारा क्या हो जाता है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यमक अलंकार, तो यमक अलंकार के बारे में आप जानते होंगे। यमक अलंकार में किसी शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। जैसे कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकाय, है ना। तो कनक कनक 2-3 बार आ रहा है शब्द, तो इसमें क्या है, यमक अलंकार हो जाता है। तो ये तो मुख्य इसके प्रकार हो गए, इनके बारे में मैंने बता दिया। अब अगर हम अर्थालंकार की बात करें, तो अर्थालंकार भी कई प्रकार का होता है। हमारा उपमा अलंकार होता है, क्या होता है, उपमा होता है, रूपक होता है, और हमारा क्या हो जाता है, उत्प्रेक्षा हो जाता है, अतिशयोक्ति हो जाता है। कौन सा हो जाता है, अतिशयोक्ति भी किसका प्रकार होता है, अर्थालंकार का होता है। भ्रांतिमान होता है, मानवीकरण होता है, ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, अर्थ अलंकार के प्रकार हो जाते हैं। तो अगर उपमा की बात की जाए, तो इसमें सा सी से आ जाते हैं योजक चिन्ह के साथ सा सी से अगर आ जाते हैं, तो वहाँ पे हमारी क्या हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। और जो रूपक अलंकार होता है, उसमें क्या होता है, हमारा केवल योजक चिन्ह दिया होता है। दो शब्दों के बीच क्या दिया होता है, योजक चिन्ह दिया होता है। तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, रूपक अलंकार हो जाता है। और उत्प्रेक्षा की अगर हम उत्प्रेक्षा की बात करें, तो उसमें आ जाता है एक शब्द मनो मनु मानो, मनो मनु मनहु, और जानो जनु जानू, जानो जनु जानू, इस टाइप के अगर शब्द आ जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। कौन सा हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। ठीक है, और फिर इसका आंसर हो ही गया हमारा। इसका आंसर क्या हो गया भाई, अतिशयोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने। जैसा कि आपको इसका आंसर तो दिख ही चुका होगा। अनौपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर के ऊपर कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है, हमसे पूछा गया है। क्या भाई, उपयुक्त नहीं है। तो आपने देखा होगा, जब आप किसी भी चीज़ के लिए, आपने अगर स्कूल में भी एप्लीकेशन लिखी होगी, या
अनौपचारिक कोई पत्र लिखा होगा, कोई पत्र भी अगर आपने लिखा होगा तो नीचे आप क्या करते हैं, साइन करते हैं अपने। जैसे मैं अपने इस टाइप से साइन करता हूँ, तो ऐसे आप अपने साइन करते हैं। जो साइन करते हैं तो ऊपर आप क्या लिखते हैं भाई, आपका, आपने देखा होगा कई बार लिखा होगा आपका प्रिय मित्र जो भी है, मान लीजिएगा अगर मैं लिख रहा हूँ तो आपका प्रिय मित्र सुरेश, आपका प्रिय मित्र लिखेंगे भाई, आपका सेवक, आपका स्नेह पात्र। लेकिन भवदीय नहीं लिखते हैं यहाँ पे हम क्या नहीं लिखते हैं, भवदीय नहीं लिखते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 16 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भवदीय हम नहीं लिखते हैं। तो हमसे नहीं वाला ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं अभी। निम्नलिखित में से किन में एक ही परसर्ग विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हुआ, जिनमें एक ही विभक्ति चिन्ह क्या हुआ है, प्रयुक्त हुआ है, ये हमसे पूछा गया है। तो किसमें भी, कर्ता और करण कारक में, या करण और अपादान कारक में, या करण और अपादान कारक में, या क्रम और संबंध कारक में, या संप्रदान और अधिकरण कारक में। तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, तो करण और अपादान कारक में ऐसा होता है। तो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने। ये भी आसान क्वेश्चन है, अगर आप देखें तो ये भी कैसा भी थोड़ा आसानी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। कुछ लड़के जा रहे हैं, 4 लड़के जा रहे हैं, 2 हमारे वाक्य दिए हैं। इन दोनों वाक्यों में कौन से प्रकार के सर्वनाम विशेषण प्रयुक्त हुए हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो हम बता देंगे भाई, कुछ लड़के जा रहे हैं, हमें पता नहीं कि भाई कितने लड़के जा रहे हैं, हमें नहीं पता है। उनकी जो संख्या है वो क्या है, अनिश्चित है, निश्चित तो नहीं है। कुछ लड़के हमें नहीं पता कि 4 हैं, 10 हैं, 50 हैं, कितने हमें नहीं पता। तो हम क्या कहेंगे, अनिश्चित संख्यावाची सर्वनाम है। तो अनिश्चित संख्यावाची सर्वनाम हमारा इसमें भी दिया है, लेकिन हमसे क्या कहा गया, सर्वनाम विशेषण। तो हमारे यहाँ पे जो विशेषण यूज हो रहा है कुछ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इसके अलावा हम दूसरा देख लेते हैं। 4 लड़के जा रहे हैं, 4 लड़के जा रहे हैं मतलब इसमें संख्या निश्चित है कि 4 ही जा रहे हैं, तो निश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाएगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके सामने, देख लेते हैं। नाम धातु क्रिया की क्या पहचान है। तो नाम धातु क्रिया की जो पहचान है वो क्या है, जब यह पता चले कि काम कर्ता द्वारा स्वयं किया जाता है, ये तो बिल्कुल पहचान नहीं है क्रिया की। जब काम कर्ता द्वारा स्वयं न करके किसी और के द्वारा करवाया जाए, ये भी नहीं। जब क्रिया पद 2 या अधिक पदों से मिलकर बना हो, तब भी नहीं कहेंगे। जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि शब्दों से क्रियापद बनाया जा रहा हो, तब हम कहेंगे बिल्कुल। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जैसा कि मैंने लिख के भी रखा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसमें क्या दिया गया है, अभी गद्यांश दिया गया है। क्या दिया गया, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। तो आपको इस टाइप से एक गद्यांश तो आता ही आता है, कोई भी अगर हिंदी का पेपर होता है तो उसमें एक गद्यांश आ ही जाता है। उसमें क्या होता है भी, एक गद्यांश आ ही जाता है और फिर हमें उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया होता है उसका हमें क्या करना होता है, आंसर देना होता है। उसका हमें क्या करना होता है भी, आंसर देना होता है। तो इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन के जो गद्यांश है हम इसको पढ़ेंगे और फिर इसके अकॉर्डिंग हम इसका जो है आंसर दे देंगे। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा भी, देख लेते हैं एक बार। अहिंसात्मक अभ्यास का मार्ग ही अलग है। फौज में प्रतिदिन कवायद, कसरत, क्रूरता पूर्ण शिकार इत्यादि कराए जाते हैं। अहिंसात्मक अभ्यास इससे बिल्कुल भिन्न है। उसका साधन यदि एक शब्द में कहना चाहें तो बस संयम है। क्या है भाई, संयम है। यहाँ संयम व्यापक अर्थ में उन तमाम नियमों के व्यर्थ किया जाता है जिनका जिक्र हिंदुओं के तथा दूसरे धर्मों के धर्म ग्रंथों में पाया जाता है। ये साधारण सदाचार के नियम सख्ती से पालन करके सीखे जाते हैं। इन सब नियमों का झुकाव अहिंसा और सत्य की ओर होता है। गांधी जी ने बार बार लिखा है कि ईश्वर पर विश्वास इसका एक बहुत बड़ा सहायक होता है। यदि इस अहिंसात्मक प्रवृत्ति को जागृत और पुष्ट करने में समय लगाया जाए, बचपन से ही अभ्यास कराया जाए और इस पर पूरा ध्यान दिया जाए, तो निर्भयता इत्यादि जो इसके मुख्य बाह्य रूप देखने में आते हैं अवश्य ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यही कहना है कि यह मनुष्य के लिए संभव नहीं, बेबुनियाद बात है। अतएव सदाचारी सभी गुणों को
प्राप्त करने का मूल मंत्र है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या देना है, आंसर देना है। तो क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक। तो अगर आप इसे समझेंगे पढ़ेंगे तो इसका जो सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सदाचार का महत्व। क्या हो जाएगा, सदाचार का महत्व हमारा सिखाया गया है, मतलब सदाचार के महत्व के बारे में इस गद्यांश में हमें बताया गया है। तो सदाचार का महत्व ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।